बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब लोग? लो जी बच्चों, अब हमने करनी है कम्बिनेशंस। ये एक्सरसाइज है 7.4 और यहाँ जो कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है कम्बिनेशन का, ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है परमुटेशन के साथ। जो पीछे हमने 7.3 एक्सरसाइज की है ना, उसमें परमुटेशंस थे, यहाँ पे अब क्या है, कम्बिनेशंस हैं। अब दोनों में हल्का सा फ़र्क है। देखें, जैसे वहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल ली थी ना ए बी सी की, कि अगर हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं ए बी और सी, तो इसके मुख्तलिफ कितने एक अरेंजमेंट हो सकती हैं। उसके लिए परमुटेशन में देखें, हमने कहा था कि एक तो अरेंजमेंट ये बनाए ना ए बी सी, फिर आप ए के बाद सी रख लें और फिर बाद में बी कर लें, बी शुरू में कर लें फिर ए कर लें, इस तरह से। तो ये तकरीबन 6 कम्बिनेशंस हमारे पास इस तरह की चीज़ें, अरेंजमेंट्स जो हैं ये बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, परमुटेशन, जिसमें तरतीब जो है ये मैटर करती है। तरतीब इस तरह से मैटर करती है कि अगर आपने ए पहले रखा है ना, तो बी सी आगे है, ए इधर रखा है तो फिर सी आगे है, फिर बी आगे है। तो इस ए बी सी से ए सी बी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बी ए सी जो है ये एक डिफरेंट, एक नई चीज़ होगी। तो इसलिए ये 6 डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन जब हम इसको कम्बिनेशन में लेके आते हैं, परमुटेशन में ये ऐसे होता है 6 डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, लेकिन कम्बिनेशन में इनका जो ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं करता। ऑर्डर अहम नहीं होता, चीज़ आगे पीछे जहाँ मर्जी हो है। तो देखें ए बी सी ही ना, तो ए बी सी चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे बी ए सी लिखा हो, चाहे सी ए बी लिखा हो, ये रहती एक ही चीज़ है, क्योंकि होने तो वही तीनों चीज़ें हैं। तो जब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट ना हो तो वहाँ पे कम्बिनेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कम्बिनेशन है। और जब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जी कौन सी चीज़ को पहले रख रहे हैं, कौन सी चीज़ को आगे रख रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो परमुटेशन होता है। ये आपने याद रखना है। और कैलकुलेटर पे करके भी देखें तो ये 3 वैल्यूज़ है ना, तो कैलकुलेटर में जब आप 3p3 करेंगे ना, तो उसका आंसर 6 आएगा। 6 डिफरेंट परमुटेशंस बनेंगी। लेकिन इसी को 3 वैल्यूज़, इन्हीं 3 वैल्यूज़ का अगर आप 3c3 करेंगे, 3c3 करेंगे, तो उसका आंसर सिर्फ 1 आता है। भाई एक ही कम्बिनेशन, बस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम्बिनेशन में क्या है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर अहम नहीं होता। जिस तरह से भी है वो चीज़ बन रही है, उसको हमने लिखना होता है। और इसकी देखें फार्मूला या इसके सवाल हल करने का तरीका या डेफिनेशन, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे 3 थी, टेकन r एट अ टाइम, उनमें से कितनी वैल्यूज़ लेनी है, आर लेनी है, कुछ भी वैल्यूज़ लेनी है, इज़ डिनोटेड बाय NCR। उसको NCR से शो कराते हैं। n होगी ना टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और r जो है जी उसमें से कितनी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। और NCR का ये फार्मूला है हमारे पास, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आप याद करें तो आपका जो परमुटेशन का फार्मूला है वो सिर्फ इतना होता था, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब कम्बिनेशन में देखें, ये r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है साथ नीचे, और इसी के आने की वजह से हमारे जो कम्बिनेशंस हैं वो थोड़े बनते हैं, कम हो जाते हैं। परमुटेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और कम्बिनेशन की जो अरेंजमेंट है वो कम हो जाती हैं। क्यों? इस फार्मूले में आने की वजह से, ये r फैक्टोरियल के आने की वजह से, क्योंकि ये डिवाइड करा रहा है ना, तकसीम करा रहा है। जब तकसीम कराएगा तो आंसर छोटा आएगा। और यहीं से ये आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं कि अगर आप r फैक्टोरियल उठा के इस साइड पे ले आए, तो NCR के साथ r फैक्टोरियल इधर होगा, तो ये सारा परमुटेशन हो जाएगा। तो ये देखें, ये भी एक रिलेशनशिप बन जाता है। NCR इंटू r फैक्टोरियल बराबर होता है NPR का। तो ये NPR और NCR का ये आपस में एक ताल्लुक जो है ये बन जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक फार्मूला है। और फिर कहता है कि ये जो NCR का फार्मूला है, अगर हम R को n के बराबर ही रखें, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यूज़ को हम ले के चलें, तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर है NCR फार्मूला था ना, तो NCN हो जाएगा। और जहाँ जहाँ R यूज़ होता था वहाँ पे भी n आ जाना है। तो n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल एंड n माइनस n फैक्टोरियल, यहाँ पे R था और इधर भी R था, तो वहाँ पे भी n आ गया। अब देखें, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट जाता है, और n माइनस n 0 होता है, तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ को ले के उनके कम्बिनेशन अगर हम बनाने जाएं तो वो सिर्फ एक ही कम्बिनेशन बनता है। तो
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे इन सवालों में करने से पहले ये भी एक बड़ा एक अहम छोटा सा शॉर्ट सवाल है जो पेपर में आ सकता है, ये भी आपको कर लेना चाहिए कि कहता है शो कराएं कि NCR बराबर है NCN-R। ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं, चाहे आप R यूज़ कर लें या R की जगह N-R यूज़ कर लें, दोनों सेम होते हैं। तो वो किस तरह से हम इसके ऊपर ये जो साइड है ना, इस साइड पे फार्मूला हम लगा के देखेंगे। क्या फार्मूला है? ऊपर वाली चीज़ का n का फैक्टोरियल, फिर यहाँ जो भी चीज़ होती है उसका फैक्टोरियल लिया जाता है। n-r है तो n-r का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होता है, इसमें से ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस ये, तो n माइनस n प्लस r, क्योंकि ज़ाहिर प्लस हो जाना है, तो ये n माइनस n प्लस r। और यहाँ देखें तो ये n और n कट जाता है, r रह जाता है सिर्फ r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r ये साथ आ रहा है। तो ये वही है जो NCR का फार्मूला है, ठीक है। तो चाहे आप NCR का फार्मूला डायरेक्ट लगाएं या NCN-R का लगाएं, वो दोनों एक ही होते हैं। तो ये इस तरह से हम उसको प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों साइडें एक जैसी हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 7.4 एक्सरसाइज है, काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्मूला लगाना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है और चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी। मसलन पहला क्वेश्चन है इवेल्यूएट द फॉलोइंग, इनको हल करें। मसलन पहला है जी 12C3। अब जाहिर है उसका फार्मूला आप लगा सकते हैं, वरना अगेन कैलकुलेटर में आप बड़े आराम से ये लिखें 12। तो उसका एक तरीका तो ये है कि ये जो 12C3 है इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले आप 12 लिखें, शिफ्ट दबाएं और ये जो डिवाइड वाला बटन है इसे दबाएं, क्योंकि डिवाइड वाले के ऊपर ये NCR बना हुआ है। तो देखें यहाँ C लिखा आ जाता है और उसके बाद आप 3 लिख दें, तो ये 12C3 जो है उसकी कैलकुलेशन इक्वल टू दबाएं, तो ये आपको आंसर 220 डायरेक्ट मिल जाएगा। एक काम तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन दूसरा आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, जो ऊपर वाली अमाउंट है 12 उसका फैक्टोरियल, नीचे ये जो 3 है, ये जो R जहाँ पे था तो 3 का फैक्टोरियल, और फिर 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। n-r फैक्टोरियल था ना, तो इसको आप हल कर सकते हैं। 12 फैक्टोरियल ऐसे लिखें, 3 फैक्टोरियल लिखें और इसको माइनस करा लें, वो 9 फैक्टोरियल है। और ऊपर 12 का फैक्टोरियल है ना, तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि 12 का फैक्टोरियल है तो 12 से नीचे आप उसको लेके जा सकते हैं, 12, 11, 10 और जहाँ तक चाहिए, क्योंकि 9 पे जाके आप उसको रोक सकते हैं, इसलिए क्योंकि नीचे भी 9 फैक्टोरियल मौजूद है। तो 9 फैक्टोरियल पे उसे रोक लें तो ये दोनों कट जाएंगे और ये इन तीनों को ज़रब दिला दें और 6 पे डिवाइड कराएं, तो ये फिर 220 आ जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस है स्टेप बना के करने वाला, और करना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है 2 नंबर के आंसर के लिए हम डायरेक्ट आंसर तो नहीं देना चाहिए ना, कुछ स्टेप्स बनाने चाहिए। तो ये ज़रूर हमें इस तरह से करना चाहिए। आप कैलकुलेटर पे रीचेक ज़रूर कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट देखें, बिल्कुल वही चीज़ है 20C17। तो 20 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल। फिर उसी तरह 20 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 20, 19, 18, 17। 17 पे रोक लें क्योंकि नीचे भी 17 का फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है, और ये 3 फैक्टोरियल, और ये फिर वही 17 फैक्टोरियल कटवा दें, इन तीनों को ज़रब दिला के 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, उससे आप डिवाइड करा दें, तो ये 1140 आंसर आ जाता है। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है NC4। तो उसी तरह n का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल एंड n-4 फैक्टोरियल, और अगेन n का फैक्टोरियल है तो उसे आप एक्सपेंड करवा दें, n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड n-4 पे जाके रोकेंगे क्योंकि नीचे n-4 मौजूद है। तो n-4 और ये दोनों कट गए, बाकी 4 का फैक्टोरियल आपको पता है 24 है, और ऊपर ये तीनों और नीचे 24, वो बस आंसर लिख दें क्योंकि फर्दर हल करना मुश्किल है, तो यहीं तक ही ये सही है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा काम उसने करने के लिए कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करें, और क्या सिचुएशन है पहले पार्ट में कि NC5 इज इक्वल टू है NC4 के। NC5 और NC4 यह कहता है आपस में बराबर अगर हों तो फिर वहाँ से n फाइंड करके दें। तो दोनों तरफ हमें फार्मूला ही लगाना है, n का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n-5,
ठीक है, फिर n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और n-4। तो फार्मूला 2-4 दफ़ा लगाएंगे तो ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। फार्मूला ज़ाहिर है याद होना चाहिए। अब इसे हल करना है। अब देखें किस तरह से हल होगा। एक तो ये कि देखें n फैक्टोरियल इधर भी है, n फैक्टोरियल इधर भी है, तो ये दोनों कट सकते हैं, तो हमने कटवा दी हैं। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो आप रख लें। और उसी तरह ये जो n-4 फैक्टोरियल है इसको ले आए इस साइड पे, इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऊपर आ गया। n-5 फैक्टोरियल वो नीचे है। इसी तरह ये 5 फैक्टोरियल ओवर में, इसको ले जाएं उस तरफ, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ऐसे करके लिख दें। अब यहाँ देखें, गौर करें, n-4 है ना, तो n-4 को थोड़ा सा एक्सपेंड करें। n-4 है तो उसके आगे n-5 तक ले जाएं। क्यों? क्योंकि नीचे भी n-5 है, तो इनको कटवाना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर दोनों में ज़ाहिर n-5 हो। और इधर 5 फैक्टोरियल 120 होता है, कैलकुलेटर पे देख लें, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। और ये 24 से 120 कटेगा तो 5 रह गया, इधर से n-4 रह गया। तो देखें अब n आराम से निकल आएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। n की वैल्यू 9 आ जाएगी। सो प्रोसेस जो है ये समझे, पहले आपने n कटवा देना है, फिर n-4 और n-5 एक तरफ कर लेने हैं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एक तरफ, n-4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेना है, और ये दोनों कटेंगे और बाकी आपके सामने आंसर उस तरह से आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल है, NC10 है इक्वल टू 12 × 11 ओवर 2 फैक्टोरियल है। तो इधर फार्मूला एक्सपेंड होना है, इसको हम करेंगे n का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल और n-10 फैक्टोरियल, साथ इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो 10 का फैक्टोरियल है, अगर आप इसको इधर ज़ाहिर डिवाइड में ना, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें पहले भी उसने तरतीब दी हुई है हमें, 12 × 11, तो इंटू अगर 10 आ जाएगा तो ये 12 का फैक्टोरियल बन जाएगा ना। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपने इसकी जगह 12 का फैक्टोरियल लिख देना है। और नीचे है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैसे हो सकता है? 12 - 10, 12 में से 10 निकालें तो 2 ही आता है ना, तो 12 - 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इधर ये ऐसा ही रहेगा। अब इसको कंपेयर कर लें, देखें n है तो n की जगह पे यहाँ 12 है, और नीचे n-10 है तो नीचे 12 - 10 है। तो मतलब ये है कि n की जगह पे 12 आ रहा है, तो फिर क्या हुआ? n = 12, वो आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट इसका, NC12 है इक्वल है NC6 के। तो अभी देखें, ये हमने पीछे एक फार्मूला बनाया था एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कि NCR जो है वो बराबर होता है NCn-R, यानी इस n को हम यहाँ साथ यूज कर लेते हैं नीचे। ठीक है, NCR है तो वो क्या है? NCn-R के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये क्या है? NC12 है, और उस साइड पे क्या है? NC6। तो NC6 जो है, ये वाला जो है NC6, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं NCn-6। ठीक है, उस तरह से लिख दें। अब इससे क्या होगा कि देखें, n की जगह n है और 12 की जगह ये है, तो 12 और n-6 इनको हम बराबर रख लेंगे। तो n-6 = 12 लिख लिया, और 6 उधर गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, 12 और 6 18, तो n की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। n और r दोनों की वैल्यूज़ हमें चाहिए, और उसके लिए उसने दोनों फार्मूले दिए हुए हैं, NCR भी दिया हुआ है और NPR भी दिया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो अभी हमने वो पीछे फार्मूला बनाया था कि NCR के साथ अगर R फैक्टोरियल लगा लें तो वह NPR के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो R फैक्टोरियल या R हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम, जाहिर है, इसको अकेला कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो NCR उधर जाके डिवाइड में आएगा, तो NCR देखें उसके ओवर में आ गया। अब NPR और NCR दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये 210 और 35, वो उनकी जगह लगा दें, और ये ज़ाहिर है कट सकती हैं, 35 से 210 कटे तो 6 आता है। R फैक्टोरियल = 6। अब 6 जो है वो किसका फैक्टोरियल है? वो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर में लें तो 6 ही आता है आंसर, यानी 6 की जगह आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो R फैक्टोरियल = 3 फैक्टोरियल, तो मतलब R किसके बराबर हो गया? 3 के।
सो आर की वैल्यू हमें डायरेक्ट 3 मिल जाती है। और अब देखें, चूंकि आर आप फाइंड कर चुके हैं तो आप कोई फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे एनपीआर का लगा लें या एनसीआर का लगा लें। तो हमने एनपीआर छोटा फार्मूला है वो हम लगाएंगे। एनपीआर किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों को जस्ट माइनस ही कराना होता है, और वो वैल्यू है 210। अब देखें, हम आर कैलकुलेट कर चुके हैं, आर की वैल्यू क्या आई हुई है 3, तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 210। और ऊपर देखें एन फैक्टोरियल है ना, तो उसको एक्सपैंड करवाएं, खोलें इसे, n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2 और n माइनस 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि नीचे भी n माइनस 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ रह जाना है n इंटू एन माइनस 1 एंड n माइनस 2 इक्वल टू 210। अब यहाँ थोड़ा सा टोटका यूज़ करें, जैसे यहाँ पे n है, n से एक कम है, फिर उससे एक और कम है, तो 210 को भी उसी तरह का एक पैटर्न बना दें। अब 210 कैलकुलेटर में करके देखें, वो होता है 7 ज़रब 6 ज़रब 5, तो 7 वैल्यू ली है ना, तो उससे एक कम लिया है, उससे फिर एक और कम की है, यही यहाँ पे हो रहा है, n इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 2। तो फिर मतलब क्या हुआ कि n किसके बराबर होगा? 7 के। n की जगह पे 7 आ रहा है, n माइनस 1 6 है, n माइनस 2 5 है, तो n अल्टीमेटली भी 7 ही बनेगा। तो इस तरह से करके हम n की वैल्यू से दे देंगे। चलें जी, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, इसमें उसने क्या किया है कि 3 रेशोज हमें दी हैं। मतलब इस तरफ देखें तो 3:6:11 है, और इधर n-1 CR-1, फिर उसकी रेशो है NCR के साथ, फिर उसकी रेशो इसके साथ है। तो इधर भी 3 वैल्यूज़ हैं और इधर भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो हमने अब 3 वैल्यूज़ को हल करना तो मुश्किल है, 2 वैल्यूज़ हम ले लेंगे, उसको हल कर लेंगे। मसलन ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको लेंगे, तो इस तरफ से फिर पहली 2 वैल्यूज़ ये हैं 3 और 6, इनका एक अलग सवाल बना लेंगे। ये रेशो ये बराबर है 3:6, वो देखें हमने ये लिख लिया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रेशो है, रेशो क्या होती है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये n-1 CR-1 ओवर में NCR, ठीक है, इज इक्वल टू 3/6, ऐसे करके लिख लिया। अब ऊपर क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे, और ये साथ ऐसे ही आएगा। ये कटवा भी सकते हैं, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। तो ऊपर और नीचे इनके हमने फार्मूले लगाने हैं। तो ये देखें फार्मूले हम लगा रहे हैं। n-1 था ना, तो n-1 का फैक्टोरियल, और साथ उसके था r-1, तो r-1 का फैक्टोरियल। जैसे आप कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, और फिर ये माइनस ये भी तो करना है, तो n-1 माइनस r+1, ठीक है ना। जब आप माइनस कराते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है उसका। और नीचे भी फार्मूला लगना है, नीचे सिर्फ NCR था, तो NCR का डायरेक्ट जो फार्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऐसे करके हम इसको लिख देंगे, और इधर जाहिर है 1/2 आ रहा है, वो लिख देंगे। अब देखें, एक काम तो ये है कि ये +1 और ये -1 कट जाता है, सिर्फ रह जाएगा n माइनस r, बाकी सारा वैसे ही लिख लेंगे। n-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे जो है ना n फैक्टोरियल को थोड़ा खोलें, n इंटू n-1 कर दें उसे, r है तो r को भी वही कर दें, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस r को ऐसे ही रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब चीज़ें देखें बहुत सारी कटेंगी, n माइनस r से जाएगा, r-1 से जाएगा, n-1 से चला जाएगा। तो सिर्फ देखें हमारे पास रह जाएगा, ऊपर से तो सारी कट गई हैं, नीचे रह गया n और r, ओवर में भी, ठीक है। तो ओवर में चूँकि n/r है, तो इसको उल्टा करके मतलब सीधा कर लें उसे, तो देखें ना, ये ओवर है ना, तो ओवर के नीचे ओवर चीज़ उल्ट जाती है ना, तो r ऊपर चला जाएगा, r/n हो जाएगा, r/n, और उधर से वही 1/2 आ रहा है। और यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, n1s are n और 2r, तो n इज इक्वल टू 2r, ये एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। अब क्या करना है, अगली वैल्यूज़ को ले लेना है, ये और ये रेशो बराबर इधर से 6 और 11 की रेशो। तो देखें हमने ये इसको लिखा है, ये दोनों और इधर से ये दोनों, इसको फिर उसी तरह से ओवर में लिख लें पहले, ये ओवर, और साथ ही फार्मूला भी खोल लिया, NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r, और इसका भी फार्मूला n+1 है, r+1 है, फिर ये माइनस ये करके ये लिख देना नीचे, और यहाँ फिर वही कि ये +1 -1 कट के n माइनस r सिर्फ रह जाएगा, ठीक है।
तो इसको भी वैसे ही लिख दें, n फैक्ट, ये ऊपर वाला सारा वैसे का वैसे ही, और नीचे वाला जो है ये भी वैसे ही n+1 का फैक्टोरियल है ये, तो हम उसको लिखेंगे n+1 इंटू n फैक्टोरियल, एक स्टेप और उसको आगे ले जाएंगे। और नीचे r+1 है तो उसको भी खोल लें, r+1 इंटू r फैक्टोरियल, एक कम करना है ना उसमें से, और साथ ही n-r वैसे ही। और फिर ये यहाँ से कटेंगी चीज़ें, n फैक्टोरियल जाएगा, n-r फैक्टोरियल कटेगा, r फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो हमारे पास रह जाता है n+1 और r+1, और ये भी उल्ट के, क्योंकि ओवर के नीचे ये आ रहा है, r+1 ऊपर आ जाएगा और n+1 नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू ये 6/11। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 11 इधर आ गया, 6 इसके पास आ गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। और अब जो पीछे हमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना कि n किसके इक्वल था, 2r के, n की जगह 2r हमने लिख दिया। और इससे क्या होगा, अब ये सारी r की फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। 6 2s are 12 और r और 11r एक तरफ कर दें, 11 और 6 को अलहदा कर दें, तो माइनस करा के r की वैल्यू 5 हमें मिल जाती है। तो जब r की वैल्यू आ गई है तो n जो था वो 2r के इक्वल था, तो r की जगह ये 5 लिखें तो n की वैल्यू 2 5s are 10 हो जाएगी। तो ये थोड़े से स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन ये है आसान ही है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अब इसमें देखें, एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन होती है जो 3 या 3 से ज़्यादा साइडें हों किसी भी शक्ल की। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, तो वो भी एक पॉलीगॉन होती है। एक जो चकोर है, जो रेक्टेंगल है, उसकी 4 साइडें हैं, तो वो भी पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन का मतलब ही यही होता है कि जिसमें साइडें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी पॉलीगॉन है वो उसने ये नीचे बताया हुआ है कि एक 5 साइडों वाली पॉलीगॉन लेनी है, फिर 8 साइडों वाली, फिर 12 साइडों वाली भी। और उससे क्या बनना चाहिए, उसके डायगोनल कितने बनते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है जैसे अब ये 5 साइडों वाली है ना, तो आप ऐसे करके इस तरह से ऐसे ऐसे ये देखें, ये एक साइड बन जाती है, 5 साइडों वाली एक शक्ल बन जाती है। लेकिन हमें ये नहीं लेने, देखें ये इस पॉइंट को और इसको पॉइंट को मिलाने से ये एक साइड हमें मिलती है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। हमें ये चाहिए यहाँ से लेके इधर को जाने वाली, इधर को जाने वाली, ये जो चीज़ें हैं ये डायगोनल कहलाएंगी। तो हमें ये चीज़ें मालूम करनी है। तो पहले केस के अंदर चूंकि हमारे पास 5 उसकी साइडें हैं या 5 उसके नुक्ते हैं वो कह ले, और हमने क्या करना है, टेकन 2 एट ए टाइम, एक वक्त में 2 पॉइंट्स को हमने लेना है, तो उससे कितने डायगोनल्स बनेंगे वो हमने करना है। तो चूंकि 2 साइडें हमने लेनी है या 2 वर्टिसेस लेने हैं, टोटल 5 हैं, तो उसके कम्बिनेशन फिर टोटल कितने बनेंगे, 5C2। 5 है ना टोटल, सारी की सारी चीज़ें 5 हैं, और उनमें से 2 लेने हैं, तो ये जाहिर है 5C2 वाला फार्मूला हमारा बनेगा। और 5C2 को आप कैलकुलेटर पे करें तो वो 10 आता है, यानी टोटल जितने भी कम्बिनेशन हो सकते हैं वो 10 हैं, जो कोई से 2 पॉइंटों को मिलाने से मिलेगा। लेकिन उसमें हमारी वो जो 5 साइडें हैं वो तो हमें नहीं चाहिए ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहर बाहर वाली साइडें हैं वो तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए, अंदर वाली चीज़ें। तो वो जो बाहर वाली 5 साइडें हैं वो उसमें से माइनस करवाएंगे। तो टोटल चूँकि हमारे पास कम्बिनेशन 10 बन रहे हैं और उसमें से 5 साइडें हैं पॉलीगॉन की उसकी अपनी, तो वो उसमें से माइनस करा देंगे। तो माइनस कराएंगे तो फिर जो असल डायगोनल हमें चाहिए वो 5 बनते हैं। तो ये 5 आंसर इसका आता है। यही एग्जैक्ट सीन हमने 8 साइडों वाली पॉलीगॉन के साथ करना है। तो उसी तरह से 8 चीज़ें हैं टोटल, 8 उसकी साइडें हैं या 8 उसके नुक्ते हैं, और उनमें से 2 ही लेने हैं हमने, तो 8C2 का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो टोटल कम्बिनेशन कितने बन गए, 28। लेकिन वही बात कि ये चूँकि 8 साइड वाली पॉलीगॉन है तो उसकी जो 8 साइडें हैं बाहर बाहर वाली वो तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो डायगोनल्स चाहिए अंदर वाली। तो इसलिए वो जो 8 बाहर वाली साइडें हैं वो 28 में से माइनस हो जाएंगी, और ये आंसर इसका 20 आएगा कि टोटल डायगोनल्स इसके 20 बनते हैं। इसी तरह यही एग्जैक्ट काम हमने 12 साइडों वाली जो पॉलीगॉन है उसके साथ करना है। इसमें भी चूँकि 2 वैल्यूज़ ही लेनी होती हैं, 2 पॉइंटों को मिलाने से ये एक लाइन बनती है ना। तो 12C2
और ये कैलकुलेटर में करेंगे 66 आएगा। और यहाँ पे भी यही कि ये जो 12 साइडें हैं वो 66 में से माइनस होंगी, तो ये बन जाएगा 54। तो 54 डायगोनल्स जो हैं वो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा डायगोनल वाला एक पार्ट है इसका। दूसरा उसने ये कहा है कि ट्रायंगल्स कितनी बनती हैं। अब देखें ट्रायंगल जो है वो तो इजी है काम, क्योंकि 3 नुक्तों को 3 चीज़ों को मिलाएं तो ट्रायंगल बनती है ना। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइडें होती हैं, और चूंकि यहाँ हमें डायगोनल्स का चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई सी 3 साइडें मिलके ट्रायंगल बना सकती हैं। तो पहली वही केस के जी 5 साइडों वाली चीज़ है, तो 5 तो टोटल हो गई और उनमें से 3 लेनी है, क्योंकि 3 साइडों से ट्रायंगल बनेगी। तो 5C3, तो ये कितना बनता है 10। तो ये 10 डिफरेंट ट्रायंगल्स जो हैं ये बन सकती हैं 5 साइडेड वाली चीज़ जो है उससे। और यही चीज़ जो है 8 साइडेड से कर लें। 8 साइडेड में भी 3-3 साइडें लेनी हैं, 3-3 पॉइंट्स लेने हैं, 8C3, तो इसका 56 बनेगा। ठीक हो गया। और यही चीज़ जो है वो 12 साइड के लिए कर लें, 12C3 करें तो 220 ट्रायंगल्स बन सकती हैं। ठीक है ना। यहाँ याद ये रखना है कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई डायगोनल की बात नहीं कर रही कि हमें वो साइडों जो है वो माइनस करानी पड़े। तो ट्रायंगल जो है साइड से भी बन सकती है, अंदर से भी बन सकती है। तो जो जो कम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे हमने इसको दे देने हैं। यहाँ माइनस नहीं करवाना। माइनस कहाँ कराना है, डायगोनल वाले सवाल के अंदर, क्योंकि डायगोनल में अंदर वाली चीज़ चाहिए होती है, बाहर वाली साइडें माइनस करवानी पड़ती है। तो ये इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। टोटल कितने लोग हैं जी, 20 लोग हैं, और उनमें से 12 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं, और एक क्लब की मेंबरशिप है उनके पास। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से, कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़, एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 लड़के होने चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब देखें वही बात है कि इसमें परमुटेशन लगेगा या कम्बिनेशन लगेगा। कम्बिनेशन लगना है क्योंकि बॉयज़ है ना कोई से 3, तो कोई से 3 ले लें, बॉय नंबर 1 2 3 ले लें या 2 3 1 ले लें, वो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे भी देखें ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो डेफिनेटली यहाँ कम्बिनेशन ही बनना है। अब 3 बॉयज़ है ना, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 12, तो उन 12 में से 3 बॉयज़ लेने हैं, यानी 12C3, और गर्ल्स कितनी हैं 8, तो उनमें से कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 2, तो 8C2 हो जाएगा। सो देखें वी हैव टू चूज 3 बॉयज़ फ्रॉम 12 एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 8, सो द नंबर ऑफ कमेटीज विल बी 12C3। ठीक है ना, 12 बॉयज़ हैं, उनमें से 3 चूज़ करने हैं, 12C3। 8 गर्ल्स हैं टोटल, उनमें से 2 चूज़ करनी है, और बीच में डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, जो ये आंसर आए जो ये आंसर आए दोनों को ज़रब दिला देनी है। तो 6160 मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ मैनी कमेटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स। अब कमेटी कितने की बननी है, 5 मेंबर्स होने चाहिए उस कमेटी में। कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन। कितने लोग हैं जी जिनमें से 5 की कमेटी बनानी है, 8 में से। ठीक है। व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। 2 गहरे दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई हमने हर कमेटी में लाजमी शामिल होना है, मैं आऊँगा तो दूसरे बंदे ने भी लाजमी आना है। अब क्या होगा कि वो जो 2 बंदे इकट्ठे हैं वो समझें कि एक बंदा हो जाएगा, एक के तौर पे कंसिडर होगा, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे आना है या दोनों ने इकट्ठे नहीं आना, इस तरह से। सो देखें, सिंस 2 पर्सन्स आर मस्ट, वो मस्ट हैं, लाजमी हैं इन द कमेटी, देन वी विल हैव टू चूज 3 पर्सन्स फ्रॉम 6। अब देखना टोटल कितने थे, 8, और उनमें से 2 बंदे तो आने ही आने हैं, उनको साइड पे कर दें तो टोटल फिर पीछे कितने रह गए, 6 रह गए। और 5 वैसे थे तो 2 पक्के बंदे हैं, तो उनको साइड पे कर दें, तो अब कितने चूज़ करने हैं, 3। तो असल फिर पीछे क्या रह जाता है, इधर से टोटल 6 रह जाते हैं और कमेटी 3 की रह जाती है, क्योंकि 2 ने तो आना ही आना है। तो क्या बनेगा, 6C3। सो देखें ये हम फिर बनाएंगे कि 3 पर्सन्स लेने हैं टोटल 6 में से, 6C3, और कैलकुलेटर में करें तो ये 20 आंसर आ जाता है। देखें एक स्टेप में आंसर है, लेकिन चीज़ की समझ के लिहाज से करेंगे फिर ज़ाहिर है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से, कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, ज़ाहिर है हॉकी की एक टीम बना रहे हैं और उसमें 11 लोग हो सकते हैं, बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स।
अब यहाँ इतना तो आइडिया हो गया कि 15 टोटल लोग हैं और उनमें से 11 लोगों की एक जो है वो बनानी है कमेटी। यहाँ तक होता तो हम सिंपल कह देते भाई 15 C3 C11 कर लें और वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे उसने कुछ बताया हुआ और हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। एक बच्चा एक लड़का जो है वो लाजमी आए। अब पहले तो आप वही बता दें टोटल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। भाई 15 टोटल है, उनमें से 11 की टीम बनानी है, 15 C11, तो ये इतना बन जाता है 1365 डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन जब एक बंदे ने मस्ट आना है तो फिर वही बात उस एक लड़के को साइड पे रख दे कि भाई तुमने तो आना ही आना है, तुम तो साइड पे हो जाओ। तो जब एक बच्चा साइड पे हो जाएगा तो 15 में से वो टोटल 14 रह जाएंगे। और कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 10 को, क्योंकि एक तो सिलेक्ट हो चुका है पहले ही। तो 14 C10 कर देंगे और वो अब कम्बिनेशन बनेंगे 1001। सो देखें इसी तरह से आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा हल करने वाला काम है। कहता है जी ये साइड बराबर है इस साइड के, इसको आप प्रूव करें। तो देखें इस तरफ क्या है जी, 16 C11 है, 16 C10 है। तो जाहिर है फार्मूला हमें याद होगा, हमने इस पे फार्मूला लगा देना है। 16 है, 16 का फैक्टोरियल, नीचे 11 है, 11 का फैक्टोरियल, और फिर 16 में से 11 माइनस उसका फैक्टोरियल। यही चीज़ हम इस साइड पे करेंगे। आप थोड़ा गौर करें तो देखें ऊपर दोनों का 16 फैक्टोरियल है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। नीचे इधर है 11 का फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल है। तो जो 11 बड़े वाला होता है उसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसको 10 तक ले आते हैं। 11 फैक्टोरियल है ना, तो 11 को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 16 में से 11 करें तो ये 5 का फैक्टोरियल है, 16 में से 10 करें तो ये 6 का फैक्टोरियल है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि आप इसको कॉमन निकालें, 16 का फैक्टोरियल भी बाहर निकाल दें कॉमन, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल भी कॉमन निकाल दें और फिर देखें कि क्या बनता है। सो देखें हमने जो जो कॉमन हो सकता था वो बाहर निकाल दिया, 16 भी, 10 भी फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल भी। 5 फैक्टोरियल कैसे निकला है कि क्योंकि यहाँ पे तो है 5 फैक्टोरियल, यहाँ 6 का फैक्टोरियल है। तो अगेन इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो पीछे 6 रह जाएगा और 5 फैक्टोरियल इसका कॉमन निकल आएगा। सो देखें उसका अपना पीछे 6 रह गया, इधर ये 11 बच रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 11 और 6 का, जैसे आम रूटीन में एलसीएम होता है, 11 और 6 ये दोनों एलसीएम में आएंगे। 6 1s are 6 और 11 1s are 11, तो 6 और 11 कितने हो जाते हैं? 17, तो 17 हो जाएगा। अब इनको वापस इनके पास लेके आए, 17 को इसके साथ लिख दें, 11 को 10 के साथ लिख लें, 6 को 5 के साथ लिख दें। जब ऐसे लिखेंगे ना तो ये एक एक फैक्टोरियल आगे की तरफ चला जाएगा। ये 17 इंटू 16 17 फैक्टोरियल बन जाना है, 11 और 10 11 का फैक्टोरियल, 6 और 5 6 का फैक्टोरियल। अब देखें ये वही वो फार्मूला बन रहा है, 17 का फैक्टोरियल है ना, तो ऐसे लिख लिया, नीचे 11 का फैक्टोरियल, और ये जो चीज़ है 6 फैक्टोरियल, उसको 17 माइनस 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ लिखी है हमने वो देखें इसी की चीज़ की एक्सपेंशन बनती है। इसी को आप अगर खोलेंगे तो यही बनेगा ना, 17 फैक्टोरियल, नीचे 11 है तो ये, और इन दोनों को माइनस करके ये, तो हमारी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो दोनों साइडें प्रूव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देयर आर 8 men एंड 10 women। 8 men हैं और 10 women हैं, मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के मेंबर हैं। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। 7 लोगों की कमेटी बनानी है, लेकिन 7 कंडीशन वो बताएगा कि कितने आदमी लेने हैं, कितनी औरतें लेनी हैं, वो उसने देखें नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1 में क्या है कि सिर्फ 4 औरतें होनी चाहिए। अब जब देखें इसी को जब हम हल करेंगे तो 4 औरतें हैं, तो औरतें टोटल कितनी हैं? 10, तो 10C4 हो जाएगा। लेकिन बाकी टोटल तो 7 लोग हैं, तो बाकी 3 लोग क्या होंगे आदमी, वो 8C3 हो जाएगा। तो ये देखें पहले वाला कैसे हल हुआ होगा, ये देखें जब 4 वुमेन हैं तो देखें ना उसी 10 औरतों में से 4 औरतें आनी है ना, 10C4, लेकिन बाकी जो 3, क्योंकि टोटल 7 है तो बाकी 3 जो है वो आदमियों में से आएंगे, 8C3। तो इन दोनों को हम हल करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में उसने कहा है एट मोस्ट 4 वुमेन। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब ये है कि 4 भी हो सकती हैं,
3 भी हो सकती हैं, 2 भी, 1 भी और 0 भी। ये देखें ये सारे कम्बिनेशन मैंने लिखे हैं। जब चारों वुमेन होंगी तो फिर 3 मैन होंगे साथ उसके। जब फिर उससे कम करेंगे क्योंकि एट मोस्ट 4 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो 3 औरतें होंगी तो फिर 4 आदमी हो जाएंगे, 2 औरतें होंगी तो फिर 5 आदमी, 1 वुमेन होगी तो फिर 6 मैन होंगे और 0 वुमेन होगी तो 7 मैन होंगे। ये डिफरेंट कम्बिनेशंस हमें फिर उसको बनाना है। देखें 4 वुमेन का वही है 10C4 और 3 मैन है तो 8C3, ये वही है जो पिछले पार्ट में किया है। अब चूंकि 3 औरतें हैं तो 10C3, 10 औरतें हैं ना टोटल, तो देखें C3 3 औरतें हैं और 4 आदमी हैं तो 8C4, क्योंकि आदमी टोटल 8 हैं, 8C4। इसी तरह जब 2 वुमेन हो गई हैं तो 10C2, 2 वुमेन है तो 2 और 5 हैं तो देखें नीचे 5, 1 वुमेन है तो नीचे 1, 6 मैन है तो नीचे देखें 6 हो गया, 0 वुमेन है तो देखें 0 लगाया, 7 मैन है तो नीचे 7 लगाया। और ये कैलकुलेटर पकड़ के ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करते जाएं और उनको फिर ज़ाहिर है ज़रबें दे के प्लस करके तो फिर अल्टीमेटली ये 22,968 जो वैल्यूज़ हैं ये बनती हैं। और एक पार्ट इसका ये भी है एटलीस्ट 4 वुमेन हो, कम अज़ कम 4 औरतें। अब कम अज़ कम का मतलब ये है कि ये लोअर लिमिट है कि भाई कम अज़ कम 4 हों, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो देखें 4 वुमेन, 5 वुमेन, 6 वुमेन एंड 7 वुमेन, तो ये वो वाला कम्बिनेशन। लेकिन ज़ाहिर है जब 4 वुमेन हैं तो 3 मैन है, 5 वुमेन है तो 2 मैन है। तो देखें इसका फिर उसी तरह 4 3 5 2 6 1 7 0 वैसे ही हमने बनाया। और इसका फिर कैलकुलेशन जो है वो सारी कर करा के वो हम ये लिखेंगे और उसको इस तरह से प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट वाला 10th क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N+1 CR। तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जहाँ 2 साइडें हैं उस 2 साइडों को लेके एक्सपेंड करके हल करके वो इसके हम इक्वल ले आएंगे। सो NCR का फार्मूला वो लिख लिया, NCR-1 का वो फार्मूला लिख लिया। अब अगेन वही करें कि देखें कि कुछ आप कॉमन ले सकें इनमें से। ऊपर देखें n फैक्टोरियल है, वो आप बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं। नीचे देखें इसके पास r फैक्टोरियल, ये है r-1, उससे एक आगे चला गया ना, तो फिर ये जो बड़ा होता है उसको हम एक स्टेप और एक्सपेंड कराते हैं ताकि एक जैसे हो जाएं, कॉमन कुछ आ सके। तो r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 लिख लें। इसी तरह ये n-r है, ये n-r+1 है, ये +1 वाला है, ये बड़ा है, तो इस बड़े को एक और एक्सपेंड करा दें। तो हमेशा किसको एक्सपेंड कराना है, जो एक स्टेप बड़ा होता है। ठीक है, ये r+1 का था तो n-r+1 लिख के तो उसमें से फिर एक माइनस का क्या मतलब होता है कि एक 1 चला जाएगा, n-r रह जाएगा। तो अब देखें कि r-1 भी आप फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, r-1 का फैक्टोरियल, और n-r का फैक्टोरियल भी कॉमन आ सकता है। तो जब ये कॉमन होंगे पीछे क्या रह जाएगा 1/r और यहाँ पे रह जाएगा 1/n-r+1। तो ये देखें अगले स्टेप में ये 2 चीज़ें अंदर रह जाएंगी। बाकी देखें वो कॉमन वो हमने बाहर निकाल लिया है, अंदर ये दोनों रह गई हैं। और एग्जैक्ट इसी तरह का सवाल पीछे किया है ना कि इसका अब फिर एलसीएम, तो r इंटू ये सारा एलसीएम n+ ये जो भी चीज़ है ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही आएगी और r1 वो r इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें ये प्लस का r और ये माइनस का r कटेगा, रह जाएगा n+1 और नीचे ये सारा, और साथ ये जाहिर है ये सारी चीज़ आ रही है। अभी फिर वही करना है, सबको इकट्ठा कराएं। इधर से देखें n+1 आया ना, तो n+1 के साथ ये n फैक्टोरियल वो देखें लिख लिया। नीचे चलेंगे तो r है, r के साथ ये r-1 फैक्टोरियल इकट्ठा लिखें, और ये n-r+1 के साथ इस वाले को आप इकट्ठा कर दें, क्योंकि अब ये इनके फैक्टोरियल्स एक एक स्टेप बड़े हो जाएंगे। n फैक्टोरियल है ना, तो ये अब क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r का फैक्टोरियल क्योंकि ये बड़ा है, और इसी तरह ये बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐसे 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 फैक्टोरियल ये बन जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली आपने फिर अब देखें ना ऊपर क्या है n+1, तो जब इसको आपने c की शक्ल में लिखना है तो ऊपर जो कि n+1 है तो ऊपर n+1, और नीचे ये r फैक्टोरियल आ रहा है तो r नीचे आएगा n+1 CR, और यही हमारी राइट हैंड साइड है।
तो ये एक तो इस एक्सरसाइज में आपको फार्मूला सी वाला आना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, 2-4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।